हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट प्रेप। पहले तो जोर से एक बार फिर से अपने लिए क्लैपिंग कर दो, क्योंकि आपने एक चीज़ तो प्रूव कर दिया है कि वाकई में आप अपनी लाइफ और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। नाउ फ्रॉम माई साइड अ वेरी बिग थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फॉर ट्रस्टिंग मी। बिलीव मी, मैं आपकी लाइफ के अगले कुछ मिनट्स को बहुत बेहतरीन बनाने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखोगे ना, आपको इकोनॉमिक्स में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इस तरीके के टर्म्स को देख के जो कन्फ्यूजन होता है, आप कॉन्फिडेंटली ऑप्शन को टिक नहीं कर पाते, वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। इतना ईजी बना दूंगा। चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए अपने क्लास नोट्स को, और मैं पहले आपको बताता हूँ आज का रोड मैप क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने क्या है, वो टॉपिक्स हैं जो हमने लगभग बाजीराव एंड रवि में 4 to 5 क्लासेस ऑलमोस्ट हमने कवर करी होंगी, तब जाके इतनी चीज़ें हम कवर कर पाएंगे जो मैं आज सिर्फ एक इस क्लास में ख़त्म कर दूंगा। और ये वीडियो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे के बीच में का बनेगा, जिसमें आपकी 5 क्लासेस, समझ पा रहे हो ना, 5 क्लासेस में आपने कितना टाइम दिया है, उसका आउटकम जो है वो आपको अगले 1.5 घंटे मिलने वाला है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि तब आप नए थे, आप चीज़ों को समझ रहे थे, तो बहुत टाइम लगता था। टीचर भी अपना टाइम लेके ईजिली आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको टॉपिक्स अच्छे समझ में आ जाए। बट यहाँ पर क्या हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे और जो टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल होंगे उनमें डीप में जाएंगे और बहुत ही अच्छे से उन्हें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये वो टॉपिक्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो येलो में लिखे हुए हैं, ये हमारी क्लासेस में नहीं कवर हुए थे, जो मैंने यहाँ पे नए ऐड ऑन करे हुए हैं, बट इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं, पोटेंशियल जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, है ना। और जो क्लास नोट्स हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। इंट्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक्स को लेकर के है, और क्लोज इकोनॉमी, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें हैं। आपकी पूरी नेशनल इनकम आज हम कंप्लीट करा दूंगा मैं। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा अगले बस 1 से 1.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट। देन इसके बाद जो है हमारे सामने दिया हुआ है, ये हमारे क्लास नोट्स हैं जो मैंने पेस्ट किए हुए हैं। ये आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगे। अभी आप थोड़ा सा मे बी ये हैंड रिटन नोट से तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे होंगे, बट बिलीव मी, जब मैंने समझाऊंगा ना, इतना अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा, इकोनॉमिक्स में आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इसी पर आगे पूरी इकोनॉमिक्स की हुई है, तो इसको अच्छे से समझना है बस। ठीक है, ये सारी कवर करने के बाद मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आपके करंट्स भी अपडेट कराऊंगा, तो भाई एक सिंगल टॉपिक, ये नेशनल इनकम में भी बहुत सारा करंट अफेयर्स जो है ऐड ऑन हो गया है। पिछले 1 से 1.5 सालों के बीच में कई सारी चीज़ें न्यू हैं जो हुई हैं, वो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। और जो मैं सोर्स फॉलो करने वाला हूँ ना, इसके लिए बहुत ही रिलायबल है। इवन सारी मैगजीन्स जो आप पढ़ते हो ना करंट अफेयर्स के लिए, वो सारी मैगजीन्स भी वो सोर्स ही से ही अपनी कंटेंट को बनाती हैं। तो मैंने सीधे सोर्स को यहाँ पर आपके सामने रख दिया है, और वो सोर्स है आपके सामने ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पीआईबी का ये आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश किया हुआ है। इसमें सारे करंट अफेयर्स का जो भी डेटा है नेशनल इनकम को लेकर के, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपकी उस सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ करंट ट्रेंड्स को भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जैसे फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या ट्रेंड चल रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है ना यहाँ पर, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर करंट ट्रेंड्स में लेकर के, आपको याद है प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना देते हैं, तो उससे लेकर के हम अभी इसको डिस्कस करेंगे एंड में। और इसके बाद जो है हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारा पूरा नेशनल इनकम अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी इसमें कॉन्फिडेंस नहीं वो करना है अपना, ठीक है, लूज नहीं करना है, एक बार बैठना और एक बार में कंप्लीट करना है इसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है हमारे सामने था नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या होता है, हमें पता है कि नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन, ठीक है, पढ़े हम समझ रहे हैं यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में वही है कि नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, ये टर्म याद रखना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब देखो यहाँ पर मैं जो ज्यादा हाईलाइट करूँ ना चीजों को, मतलब स्टार बनाऊंगा, ठीक है, ब्रैकेट में कवर करूंगा, तो ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए कर रहा हूं जिन्होंने अभी हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बट वो स्टूडेंट जो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो उन्हें तो ऑब्वियसली पता होगा कि कौन से टर्म्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। बट ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है जिन्होंने अभी तक भी पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही फायदा होगा। अब आगे देखिए, इसमें जो टॉपिक है वो है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में जो है कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब हम कवर करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन क्या होता है, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, ये सारे टॉपिक्स में वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड जो होता है हमारा नेशनल इनकम को अकाउंट करने का। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारा ये मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ, जो टॉपिक वहाँ डिस्कस नहीं हुई, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एंड में क्या होगा ना कि जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं भी आप आलस कर जाओ, इसलिए मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करूंगा। देखो सबसे पहले तो पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है। देखो पोटेंशियल जीडीपी होता है, इसका मतलब होता है कि जो मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल है ना आउटपुट का किसी इकोनॉमी में, जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे समझो, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, इट इज अ मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट an economy can produce।
कैन प्रोड्यूस, ठीक है, विद कॉजिंग, विदाउट कॉजिंग, विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है ना, यहाँ पर ये पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है कि एक जो मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल है ना आउटपुट का, मतलब आपकी कंट्री की क्षमता है मान लीजिए 1010 कोई आइटम प्रोड्यूस करने की, बट वो कर कितना रहा है 800, तो अपनी क्षमता से कितना कम, कैपेसिटी से 200 टन कम कर रहा है ना। तो ये जो पोटेंशियल जीडीपी हमें ये बताता है कि जो मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट है एक इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है बिना इन्फ्लेशन को कॉज करे, ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर के, वो होता है हमारा पोटेंशियल जीडीपी। फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो इंपॉर्टेंट हमारा ग्रीन जीडीपी क्या होता है। देखो ग्रीन जीडीपी में कुछ नहीं है, सिंपल समझना है, ये क्या है, इट इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट मॉडिफाइज द ट्रेडिशनल जीडीपी टू इंक्लूड इन्वायरमेंटल कॉस्ट, ये टर्म याद रखना, टू इंक्लूड इन्वायरमेंटल कॉस्ट, ठीक है, एंड बेनिफिट्स भी। मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, जो भी ये इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो बताता है क्या, मॉडिफाई करता है हमारा जो ट्रेडिशनल जीडीपी ना, जो हम अपना निकालते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जब हम इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट को भी और बेनिफिट्स को, तो जो जीडीपी निकल के आता है वो हमारा कौन सा जीडीपी होता है, वो ग्रीन जीडीपी होता है। तो ये वो टॉपिक्स थे जो हमने क्लास में हमारे नहीं कवर हुए थे, वो मैंने यहाँ पे आपके कवर करा दिए। अब आते हैं क्लास नोट्स पे, देखिए जो टॉपिक हमारे क्लास नोट्स हम कवर करेंगे वो मैंने बताया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन है, नेशनल इनकम है, क्लोज और ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, नेशनल इनकम के जो मेथड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे नोट्स पे आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम कवर कर ही रहे होंगे। देखो करंट के वो सारी चीज़ें हैं, करंट मैंने इस पे अपडेट करा हुआ है, और नीचे पीआईबी के आर्टिकल्स भी हैं तो वो भी मैं बताऊंगा। चलिए ये वाला पोर्शन ना यही डिस्कस कर लेते हैं करंट का, ताकि आपको नीचे जो है जब मैं पीआईबी वाले आर्टिकल पढ़ाऊँ तो आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को, ठीक है। देखो करंट अपडेट जो है ना, ये हमने अभी क्या किया, फाइनेंशियल ईयर हमारा जो 24-25 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग है। पहला तो है कि जो मोस्पी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, वो क्या कर इसने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिवाइज करना चाहती है जीडीपी का बेस ईयर। अभी आपको आगे पता चलेगा बेस ईयर क्या होता है। फ्रॉम 2011 टू 2011-12 से क्या बनाने वाली है, 22-23 बनाने वाली है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अभी फरवरी 26 तक में कुछ ऐसा आपको अपडेट मिल जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट जो है हमारे सामने वो है कि जो बेस ईयर है, ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो है हमारा बेस ईयर। जो बेस ईयर है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, इसको भी रिवाइज किया जाएगा, 2022-23 कर दिया जाएगा। सीपीआई का बेस ईयर जो है वो 23-24 हो जाएगा। जून 2024 में जो मोस्पी ना, उसने एक कमेटी सेटअप करी थी, 26 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी थी ये। इसके चेयरमैन कौन थे, तो ये याद रखना, विश्वनाथ गोल्डर थे, और इन्हीं की रिकमेंडेशन है सब जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रेंड्स क्या डेफिसिट में, फिस्कल रेवेन्यू प्राइमरी, अभी मैं आपको पीआईबी के आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, ये बहुत ही रिलायबल डेटा होगा और इससे डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पर प्रीलिम्स में, ठीक है। और एडिशनल टॉपिक जो है ऊपर अपने कवर कर ही लिए हैं। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर क्लास नोट्स पे आते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स, ये मैं श्याम सुंदर सर के नोट्स जो है आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पॉसिबल है तो अपने नोट्स भी ओपन कर लीजिए, और नहीं भी कर पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा डिस्कस करूंगा कि आपको अपने नोट्स ओपन करने की नीड ऐसी महसूस खास होगी नहीं, बट अगर कर लेते हो ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अपडेट करते चलना जो भी चीज़ें, मे भी कोई करेक्शन होगा तो उससे कर लेना साथ में, ठीक है। देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो ध्यान समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, हम बहुत माइक्रो यानी इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे जो है उसको फोकस करते हैं, यानी इंडिविजुअल लेवल फोकस करते हैं। जैसे हम हो गए, आप हो गए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोनॉमी में। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, कंपनी होती है ना, ये इंडिविजुअल कंज्यूमर जैसे हम और आप हो गए, तो ये सब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में। अब इसी माइक्रो इकोनॉमिक में होता क्या है भाई, इकोनॉमी चलेगी कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। तो इकोनॉमी में दो चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो है बेटा स्टूडेंट्स डिमांड, ठीक है। वो डिमांड में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज एंड इट्स प्राइसेस। जो भी रिलेशनशिप होता है ना, कैसा रिलेशनशिप, किसके बिटवीन, जो क्वांटिटी डिमांड करी जाती है और, ठीक है, किसी गुड्स और सर्विसेज की, और उसका जो प्राइस होता है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और उसके प्राइस में किसी भी गुड्स और सर्विस के जो रिलेशनशिप होता है ना, उसे ही हम डिमांड कहते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड से हमारा जो तात्पर्य है वो क्या है कि जो क्वांटिटीज ऑफ गुड फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी डिमांड मतलब आप क्वांटिटी की किस चीज की डिमांड करोगे, आप या तो कोई गुड्स ले रहे होगे या तो कोई सर्विस ले रहे होगे, है ना, दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय। फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है,
देखो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल समझो, ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट आपको मिल सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनवर्सली, ये स्टेटमेंट याद रखना, इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मतलब क्या है इन सब चीज़ों का? पहली चीज़ तो ये कि जब हाई प्राइसेस होंगे तो डिमांड जो है लो हो जाएगी, जब लो प्राइसेस होंगे तो डिमांड हाई हो जाएगी। जैसे कि आप एक शर्ट लेने जाते हो, या कोई एक मान लीजिए आप एक शर्ट ही लेने जाते हो, ठीक है, मॉल में, उसका कॉस्ट है 2000 रुपीज़, ठीक है। अब कॉस्ट 2000 रुपीज़ कॉस्ट है और डिमांड लो हो गई, मान लो कंपनी ने बोला कि हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये आपको शर्ट कितने मिलेगी? 1600 रुपीज़ की अवेलेबल हो जाएगी, राइट? 1600 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जिनके बजट में पहले ये नहीं थी वो लोग भी एक बार लेने का ट्राई करेंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। अब डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, अगर मतलब मान लो प्राइस लो किया तो डिमांड बढ़ने लगेगी। अगर यही सेम चीज़ क्या करें वो, अब ये बैच चेंज करके इसको कर दे 2200 रुपीज़ की, तो क्या होगा, जो कंज्यूमर बेस था ना पहले वाला, जो 2000 रुपये में ले रहा था, अब ले नहीं पाएगा। तो क्या होगा, इसकी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड। अब आगे देखो, सप्लाई में आते हैं। देखो अब वही मैंने आपको बताया, दो चीजें हैं इकोनॉमी में, पहली डिमांड, दूसरी सप्लाई। तो अब हम दूसरी चीज समझ रहे हैं, सप्लाई क्या होती है। इसका मतलब होता है जो रिलेशनशिप होता है ना, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स प्राइस, ठीक है। जो भी सर्विसेज आप क्या कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज जो है आप सप्लाई कर रहे हो, और उसके प्राइस में जो भी रिलेशनशिप होता है उसे हम सप्लाई बोलते हैं। अब यहाँ पर सप्लाइड जो है क्वांटिटी, उससे हमारा मतलब ये है कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर जो है वो विलिंग कर रहा है सेल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई भी है कुछ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है समझ लो, थोड़ा ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट, ठीक है। जहाँ स्टार बनाओ बस उसे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना है, बस और कुछ नहीं। तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जैसे अगर एक फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उससे क्या होगा, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमें कंट्री में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का जो हमारा मैकेनिज्म है मार्केट का, ये बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो लॉ ऑफ सप्लाई यही बोलता है कि जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है गुड्स और सर्विसेज की डायरेक्टली रिलेटेड होती प्राइस से, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं मार्केट मैकेनिज्म पे। मार्केट मैकेनिज्म वर्ल्ड याद आती है ना, सिर्फ एक चीज याद रखना कि मैकेनिज्म अंडर विच डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट टू रिजल्ट इन सम मार्केट प्राइस, सम क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। मतलब जैसे मान लो मैंने बनाई एक बॉटल, ठीक है, ये बॉटल मैं बनाई मैंने यहाँ पर पानी की, ठीक है, और मैंने बोला कि ये है बॉटल कॉपर की और आपको बहुत फायदा देगी आप अगर इसमें पानी पियोगे, ठीक है। और ऐसी और भी मार्केट में बॉटल्स हैं, जो लोग बॉटल सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बॉटल सेल कर रहे हैं, बट इसका प्राइस जो है मार्केट में, ठीक है, जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसका जो प्राइस है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, वो कैसे निर्धारित होगा, वो निर्धारित करेगा इस मार्केट मैकेनिज्म पे, यानी डिमांड क्या है और सप्लाई कैसी है। मान लो ये सारी बॉटल्स प्लास्टिक की हैं, तो आप मेरी बॉटल को प्रेफर करोगे, आप बोलोगे कि मुझे ये वाली बॉटल लेनी, कॉपर वाली लेनी ना, तो क्या बोलते हैं, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी बॉटल की, जो मैं बॉटल को प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो उसका कुछ प्राइस भी होगा जो मैं निर्धारित करूंगा। तो वही बोला, इंटरैक्ट जब करती है ना डिमांड एंड सप्लाई, तो क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है कि कुछ मार्केट प्राइस निकल के आता है और कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है और कंज्यूम होती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डिमांड सप्लाई को बोलते हैं मार्केट फोर्सेस, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी ओवरलैप कर रहा है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। चलो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये मार्केट फोर्स, डिजिटल मार्केट, ग्लोबल लेबर मार्केट, ये सारी आ जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है, एक टर्म पूछा जाता है आपसे प्रीलिम्स में अक्सर कि भाई ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। तो देखो मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी वेयर ऑल प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशंस, जो डिसीजन होते हैं ना वो डिटरमाइन कौन करता है, थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, यानी गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही प्रोडक्शन और कंजम्पशन यहाँ पर होगा। ये जो मार्केट इकोनॉमी होती है काफी एफिशिएंट यूज होता है इस इकोनॉमी में रिसोर्सेज का, क्योंकि कंप्लीट फ्रीडम होती है, ठीक है। इसमें प्रोस एंड कॉन्स जो है कौन भुगत रहा होता है बेसिकली एंड में, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंजम्पशन जो है जो प्रोवाइड के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं मटेरियल्स को, उनका होता है। बट इस कंट्री की ऐसी इकोनॉमी की जो होती है ना, फायदा ये होता है कि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो सिंगापुर जैसी कंट्रीज हैं, एक एग्जाम्पल अच्छा है मार्केट इकोनॉमी का, याद रखिएगा। अब हायर डिमांड फोर्स जो है, सॉरी हायर डिमांड जो है ना अगर गुड और सर्विसेज के लिए, अगर सप्लाई सेम है तो क्या हो जाएगा, उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे, है ना। अनियन 40 रुपीज़ में है, सडनली मान लीजिए उसके जो है प्राइसेस हो जाए 60, या उसकी मान लीजिए सप्लाई कम हो गई, या सप्लाई सेम है, तो क्या होगा, अब सप्लाई सेम है लेकिन डिमांड बढ़ गई तो अनियन का प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगेगा। पहले जो चीज़ 40 यानी 40 रुपए में मिल रही थी आपको, अब क्योंकि सप्लाई तो उतनी है, लेकिन मान लो पहले आपके लोकेलिटी में 100 लोग रहते थे, अभी
150 लोग रहने लगे, ठीक है, तो ये 50 लोग की जो डिमांड इसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो अभी पहुंच जाएगा 160, 170, 160, 180 है ना, ऐसे पहुंच जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब आते हैं आगे, देखो, हायर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट डिमांड इज सेम, देयर विल बी अ फॉल इन मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मान लो सप्लाई ज्यादा है, इसी का अपोजिट जो ऊपर मैंने अभी समझाया ना यहाँ पे, इसी का अपोजिट है, ठीक है। अगर मान लो किसी लोकेलिटी में किसी चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लो करोल बाग में ना आपको पता चला कि पहले वाजीराम के पास एक कुलचे वाला जो है छोले कुलचे सेल कर रहा है, ठीक है, और उसी के पास सब लोग खाने जाते हो, ठीक है। अब पता चला कि इसकी जगह पे मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5-6 के पास 4-5 कुलचे वालों ने और स्टॉल खोल दिए अपने, तो ये जो लोग हैं ना, ये यहाँ पे भी जाएंगे, कुछ लोग यहाँ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ जाने लगेंगे, कुछ लोग यहाँ जाने लगेंगे, ठीक है। सप्लाई अपने आप इसकी ज़्यादा हो गई, तो अब क्या होगा, जो इन भाई साहब के प्राइस पहले मान लो 50 रुपीज़ पर प्लेट सेल कर रहे थे, अभी नहीं पता चला, अब तो कंज्यूमर जा रहे हैं, तो अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्राइस को लो कर देंगे, 40 पे ले आएंगे, 35 पे ले आएंगे, फिर कंज्यूमर सोचेगा इसने तो प्राइस कम कर दिया, चलो अच्छा देखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर डिमांड जो है सेम है, देयर विल बी अ फॉल इन मार्केट प्राइस। यही होता है हमारे सामने, सप्लाई ज्यादा दोगे तो क्या होगा, मार्केट प्राइस लो होने लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखो समझो, मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बस ऐसे ही बने रहो और इस वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग ये ग्रुप बनेगा ना, उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। और इस पूरा पीडीएफ का ना जो भी एक हमारा नोट्स का पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके दे दूंगा, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, तो यहां पर जो है हमारी दूसरा पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है लार्ज में, यानी थोड़ा मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज, मतलब कुछ बड़ा सोचो, बड़ा मतलब कितना बड़ा सोच सकते हो आप, बड़ा मतलब एग्रीगेट प्राइसेस, यानी पूरी नेशनल कंट्री के, पूरे कंट्री को एज अ होल मार्केट सोचोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैक्रो इकोनॉमी क्या फोकस करती है। पूरी एग्रीगेट प्राइसेस कंट्री में, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हो गया, बिहेवियर हो गया, है ना, इसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। माइक्रो में क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अपने लेवल पे चीजें चेक करते हैं, माइक्रो पे जैसे हम लोग हैं, हम लोग इस लेवल चेक करते हैं, और मैक्रो पे क्या हो जाता है, कंट्री लेवल पे चीजें आ जाती हैं, कंट्री लेवल चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अब देखो आगे, फिर आते हैं यहाँ पे अपने फर्स्ट टॉपिक में। ये था अभी पूरा एक तरीके से ओवरव्यू, अगर वहां पर आप वो बेसिक्स का ओवरव्यू नहीं लोगे तो आपको ये आगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन होगा समझने में और आधे पॉइंट्स आपके दिमाग से निकल जाएंगे, बट अगर इतना समझ लोगे अच्छे से तो चीजें दिमाग में बैठी रहेंगी और फिर गलत नहीं होंगी, ठीक है। देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो इकोनॉमी सेक्टर है ना, उसके 4 सेक्टर होते हैं, कितने सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं। पहला होता है फर्म, दूसरा होता है हाउस होल्ड, तीसरी होती है गवर्नमेंट, और चौथा होता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। इनका अलग अलग इकोनॉमी में काम होता है, तो मैं आपको बहुत ही आराम समझाता हूं, समझना। देखो, फर्म्स या कंपनीज का काम होता है, ये एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं, और ये प्रोड्यूसर करते हैं, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर से कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूम करने वाला भाई हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड क्या करता है, उन सर्विसेज को कंज्यूम करता है ना। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है उसके रोल क्या होते हैं, उसके 3-4 तरीके से काम करती है गवर्नमेंट। पहला तो फर्स्ट रूल होता है कि ये एक कंज्यूमर भी होती है, मान लो किसी सरकारी विभाग में एसी लगवाने, तो गवर्नमेंट कंज्यूमर बन जाती है ना। अगर किसी गवर्नमेंट एक्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब मान लो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, आप कल जब कलेक्टर बन के बैठे होगे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो अपनी आप प्रोवाइड क्या कर रहे होगे, एज अ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होगे ना उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ऐसे ही जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि जो गवर्नमेंट है हैज अ वेलफेयर रोल ऑल्सो व्हेन इट प्रोवाइड्स सब्सिडीज। जब गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो उसका वेलफेयर रोल होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देती है आपको, भाई मेट्रो मिल रही है आपको ना, तो गवर्नमेंट क्या वेलफेयर रोल का भी तो काम कर रही है, आपको मेट्रो मिल रही है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर लोगों के खर्चे मतलब कम खर्चे में जो है आपको इलाज मिल जाता है, तो एज अ वेलफेयर का भी गवर्नमेंट काम करती है। चौथा जो है गवर्नमेंट, क्योंकि अब इतने सारे काम कर रही है तो गवर्नमेंट को पैसा भी तो चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए कुछ टैक्सेस लिवाई करती है और उसको कलेक्ट करती है। फिर जो फिफ्थ पॉइंट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो भी तो करती है, भाई इतना पैसा अब इस केवल इससे तो काम चलेगा नहीं, तो और पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर्स, मेनली बैंक से करती है, ठीक है। अब फाइनेंशियल सेक्टर का वही सिंपल सी चीज है, ये एक इंटरमीडिएट तरह काम करते हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं ये एक इंटरमीडिएट तरह काम करते हैं, जैसे जिनके पास सरप्लस होता है और जिनके पास डेफिसिट होता है, उनके बीच में ये इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट डेफिसिट होती है, सरप्लस वाली आपकी हाउस होल्ड्स हो गए, तो हाउस होल्ड में फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे मान लो तुम बैंक है, तो बैंक में आप गए, आपको मिले कहीं से सडनली पता चला कि 10 लाख तो ज़्यादा हो जाएगा, उतना तुम्हें मिलेगा ही नहीं, 10,000 मान लो मिले, ठीक है। अब 10,000 में तुम्हें लगा यार कि एक काम करता हूँ बैंक में डाल देता हूँ, ठीक है, 10,000 रुपीज़ को बैंक में डाल देता हूँ और उससे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, बैंक देगी ना, तो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट दे रही है। अच्छा बैंक क्या करेगी, बैंक
सीधे उठा के पैसा गवर्नमेंट को दे देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में लगाएगी, फिर टैक्स वसूलेगी, उस टैक्स से क्या होगा, बैंक को इंटरेस्ट देगी और बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। तो ऐसे ही विशेष साइकिल चलती रहती है, और इसी को मनी एग्रीगेटर बोलते हैं, जो हम अभी आगे मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया समझ में आएंगी सारी चीज़ें, बस इसको ध्यान समझ लो, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो इंटर रिलेशनशिप होता है ना बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक्स सेक्टर के जो बीच में जो अलग अलग इंटर रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में। जैसे दो सेक्टर है, मान लो हाउस होल्ड है, फर्म्स है, ठीक है, तो कुछ हाउस होल्ड का योगदान होगा फर्म के लिए और कुछ फर्म्स का योगदान होगा हाउस होल्ड के लिए। अब ये जो काफ़ी बढ़िया सी आपके सामने चीज़ें दी हुई हैं, इसको मैं थोड़ा सा ना ईजी करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है हाउस होल्ड, ठीक है, इधर हाउस होल्ड है और इधर फर्म है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं, किस फॉर्मेट में, लेबर, है ना। और फिर फर्म क्या करती है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज देती है हाउस होल्ड को कंज्यूम करने के लिए, देती है ना। जैसे मान लो आपके फादर या आपके ब्रदर जाते हैं किसी फर्म में काम करने, तो फिर फर्म में क्या होता है, कुछ प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ काम करेंगे तो फर्म में क्या होगा, फर्म इनको इनकम देगी, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, फर्म को, वो हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। यानी जो फैक्टर इनपुट इन्होंने दिया अपनी लेबर, उसके बिहाफ पे, उसके बदले फर्म इन्हें क्या देती है, फैक्टर पेमेंट देती है। फैक्टर पेमेंट जिसे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं हाउस होल्ड के लिए। अब इस पैसे से क्या करेगा हाउस होल्ड, इस पैसे से जो भी फर्म ने कंपनी में कुछ बनाया होगा, मान लो जैसे मान लीजिए आपकी मैगी बनाई, ठीक है, या मैगी अनहेल्दी ऑप्शन हो गया, पोहा बनाया, पोहा बनाने वाली कंपनी है। अब पोहा बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, उस गुड को आपको प्रोवाइड किया। अब आपको जो फैक्टर इनकम मिला था ना उस सैलरी के रूप में, उसको आपने यहाँ पे खर्चा किया, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, PFCE, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। अब इसमें इस पर्टिकुलर जो हमारा सर्कुलर फ्लो है, इसमें कोई भी जो फैक्टर है ना, वो सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, सब अपने आप में इक्वल है, ठीक है। कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ दे रहा है। अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूँ तो वो अपना फैक्टर पेमेंट, उनको फैक्टर पेमेंट मिल रही है, और उसी के बदले वो क्या दे रहे हैं, वो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि सेविंग्स के मामले में, तो जो हाउस होल्ड होते हैं ना, इनकी सेविंग सबसे ज़्यादा होती है। क्या सबसे ज़्यादा होती है, समझो, इनकी सेविंग में जो हाउस होल्ड सेविंग को क्या बोलते हैं कि जो आपका फैक्टर इनकम है, मतलब जो आपके फादर या आपके ब्रदर या आपकी सिस्टर मदर ने जो भी सैलरी कमाई, मान लीजिए उनकी सैलरी है 60,000 रुपीज़, उसमें से उन्होंने कंजम्पशन में जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था ना, उसमें मान लीजिए खर्चा कर दिया कितना, 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो 30,000 रुपीज़ बचा, वो आपकी क्या होती है, हाउस होल्ड सेविंग्स के रूप में कहलाती है, ठीक है। वही नीचे दिया हुआ है। अब कॉर्पोरेट सेविंग जो होती है वो क्या होती है, मोर होती है, क्योंकि सेविंग फर्म भी करती हैं, और फर्म सेविंग करती है तो ये अपना मेंटेन करती हैं अकाउंट्स भी। उसमें क्या होता है, थर्ड में आता है गवर्नमेंट सबसे कम सेविंग होती है गवर्नमेंट के पास। क्यों, क्योंकि जनरली निगेटिव में होती है, क्योंकि बोरोइंग बहुत करती है, ठीक है, फर्म से करती है, ठीक है, बोरिंग में फॉर्म हो जाती हैं। गवर्नमेंट में जैसे आप मान लो RBI क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए फॉर्म ले रहा होता है डिफरेंट जगह से, हाउस होल्ड से भी करती है ना बोरोइंग्स, तो ये इसलिए इनकी सेविंग बहुत कम होती है। फिर हमारे सामने हैं 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इनको मिलती है फैक्टर पेमेंट उसके लिए। जैसे लैंड पे क्या मिलता है, रेंट। मान लीजिए आपके घर पे किसी ने रेंट पे लिया हुआ है, आपने अपनी लैंड दी, तो आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। आप कहीं पर अपनी लेबर करोगे, दोगे जा करके लेबर, यानी मान लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो आपको उसकी जगह क्या मिलेगी, सैलरीज या वेजेस मिलेंगी, है ना। अगर आपने कैपिटल अपनी दे दी कहीं पर, मान लो किसी बैंक में आपने पैसा दिया, बैंक क्या करेगी, उसकी वो कैपिटल हो गई लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, है ना, FD वगैरह में। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। तो अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी से क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है ना। सिंपल सा है, आपको पता भी नहीं चला होगा हमने कितनी क्लासेस कंप्लीट कर ली। 2 क्लासेस बाजीराम में, मतलब 5 घंटे कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स का क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम आ चुके हैं थर्ड क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के कुछ टाइप्स, जैसे क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी क्या होती है, देखो, जो हमारी क्लोज इकोनॉमी होती है ना, इसका मतलब क्या है, जहां पर ओनली डोमेस्टिक, बस ये की टर्म थोड़ा थोड़ा याद रखो, ओनली डोमेस्टिक इकोनॉमी सेक्टर इंटरेक्ट करते हैं, उसे क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे जो हमारे इकोनॉमी सेक्टर थे ना अभी, गवर्नमेंट, फर्म, हाउस होल्ड, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब आपस में खाली ये चारों सेक्टर आपस में इंटरेक्ट करेंगे विद इन कंट्री, ठीक है। मान लो आपकी ये कंट्री है, ठीक है, और ठीक है, ये आपकी कंट्री है, तो इसी के अंदर ही ये चारों सेक्टर होंगे, गवर्नमेंट भी, हाउस होल्ड भी, ठीक है, और आपका फाइनेंशियल सेक्टर भी, और आपकी फर्म्स भी, ठीक है। ये सारी की सारी जो है इसके अंदर इंटरेक्ट कर रही होंगी, और इसकी जो अदर कंट्रीज के साथ नेटवर्क है बिल्कुल ना के बराबर होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। इसे हम क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। बट जो हमारी ओपन इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर इंटरेक्शंस, दीज सेक्टर ऑल्सो इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल, ये पॉइंट याद रखना, एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसने मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई डील करी, ठीक है,
सेम यहाँ पर मान लीजिए इधर गए कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ कोई डील हो गई, ठीक है, ऐसे ही इधर जाके यूएस से कोई डील हो गई, ठीक है, ऊपर रशिया से कोई डील हो गई, है ना। तो अब इस तरीके की इकोनॉमी का जो एक मैप आपको समझ में आ रहा है, इसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, यानी यहाँ पर अदर सेक्टर्स के लिए के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है। सिंपल लैंग्वेज में एकदम समझो, बिल्कुल डाउट नहीं होगा जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना प्रीलिम्स में, 1% कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम आसान रखो इसको, जितना आसान रख सकते हो, क्योंकि वहां पर ना कॉमन सेंस ही चेक हो रही है। एट द एंड मुझे ये समझ में आ चुका है अभी तक में ना, आपकी सिर्फ और सिर्फ वहां कॉमन सेंस चेक हो रही है। आप इन बेसिक चीजों को जान करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हो या नहीं, वो बस ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। देखो यही बोल रहा है कि एनी नॉन इंडियन हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट या फाइनेंशियल जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक IMF ये सब किस में आ जाते हैं, ये हमारे ओपन इकोनॉमी के पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ होता है, देखो इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें होती हैं। पहला तो जब ओपन इकोनॉमी तो यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पे कुछ इंपोर्ट होता है। तो जब एक्सपोर्ट होता है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, है ना, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब वही सब जो भी हमने यहाँ पे ये सारे एक्सटर्नल सेक्टर है ऊपर, है ना। और ऐसे ही जब इंपोर्ट हम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि प्रोड्यूस होती है कहाँ पर, एक्सटर्नल सेक्टर में, बाय या डोमेस्टिक सेक्टर। एग्जांपल समझो, जैसे क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। अब क्रूड ऑयल को क्या करते हैं हम, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और ऐसे इंडिया कुछ एक्सपोर्ट भी तो करता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है ना। और इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्पाइसेस भी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इंटरेक्शन हमारा हो रहा होता है, ठीक है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेशनल इनकम पे, ठीक है। देखो नेशनल इनकम जो है ना, बेसिकली क्या है, जो टोटल आपकी मनी वैल्यू होती है, ठीक है, किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस करता है कौन, ये टर्म याद रखना, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ओवर अ पीरियड, और ये पीरियड भी इसका एक सर्टेन होता है, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस होती हैं रेसिडेंट के द्वारा एक कंट्री में एक समय के भीतर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर आपको बताए थे, वही पॉइंट हम यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे नेशनल इनकम आपको पता हो ना, कई बार कंफ्यूजन होता है, करंट प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस क्या है, तो बहुत आसान भाषा में समझो। करंट प्राइसेस मतलब होता है कि जो आज की कंट्री में हमने, कंट्री में आज की रेट में, जैसे मान लो आज 2025 जुलाई चल रहा है, ठीक है, इसमें अगर कोई भी चीज़, मान लो ब्रेड का प्राइस या आयरन का प्राइस या सीमेंट का प्राइस, ठीक है, मान लो सीमेंट का प्राइस, ठीक है, अभी कंट्री में मान लो 400 रुपीज़ पर बैग है, ठीक है, आज की डेट में। और हम जब इस प्राइस को आज की ही अकॉर्डिंग, मतलब आज की जो हमारी प्राइस है इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर आंकें, यानी कि इट रिफर्स टू द नेशनल, इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे करंट ईयर में, यानी कि 2025 में। तो ये हो गया हमारा क्या, ये होगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्राइसेस मतलब होता है जब मैं इस वाली वैल्यू की कंपैरिजन करूं किससे, मान लो 2012 में या मान लो 22 में, 2022-23 में एक सीमेंट का कॉस्ट था 350 रुपीज़ पर बैग, ठीक है। अब इसके बाद ये क्यों करते हैं भाई, क्यों ये सब, अच्छा लॉजिक लगाओ ना कि ऐसा ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस। अभी लॉजिक देखो बहुत ईजी है। अभी लॉजिक इसलिए ईजी है क्योंकि आपके सामने जब आपको पता लगेगा ना, आपको पता लगाना होगा कि भाई हमारी कंट्री में महंगाई बढ़ी कितनी है, आखिर इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, तो ये बहुत आसान भाषा में समझा देगा आपको कि भाई देखो 2025 में क्या हुआ कि 400 रुपीज़ पर बैग था, और 2022-23 में मात्र 350 रुपीज़ पर बैग था, यानी कि मात्र 3 सालों में कितना कॉस्ट बढ़ गया, 50 रुपये। तो पर ईयर के हिसाब से देखा जाएगा तो कुछ परसेंट निकालेंगे तो पता चलेगा कि इन्फ्लेशन की कंडीशन कंट्री में क्या है। इसलिए जो रियल नेशनल इनकम होती है, जिसे हम कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, वो इकोनॉमी का एक अच्छा एग्रीगेटर होता है कंपैरेटिवली करंट प्राइसेस के, क्योंकि वो तो देखो करंट की वैल्यू बताएगा, बट जो रियल प्राइस होगा, जो कांस्टेंट होगा, वो कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन बता देता है ना। तो यही सब एक एग्जांपल देके कार की कंपनी का हम लोगों ने यहाँ पर आगे डिस्कस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर का टॉपिक अभी आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस एक सिंपल सी भाषा में समझो, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, ये वाला 2022-23 वाला एग्जांपल, यहाँ पर हमने 2022-23 को बेस ईयर लिया था जब हम कंपैरिजन कर रहे थे सीमेंट के प्राइस का 2025 में, हम 2025 में, बट हमें कंपैरिजन करना है सीमेंट के प्राइस का 2022-23 से, तो जो 22-23 है ना, यही हमारा बेस ईयर हो गया। ऐसे के लिए आगे और अच्छे से डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो बेसिकली कंक्लूजन बताए ना, ये सब चीज़ों का कंक्लूजन क्या होता है, देखो कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि जो रियल नेशनल इनकम है, ठीक है, वो एडजस्ट कर देती है किसको, नॉमिनल नेशनल इनकम को फॉर चेंजेस इन प्राइसेस, यानी कि इन्फ्लेशन। मैंने आपको समझाया ना ऊपर, अभी वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग बेस ईयर टू करंट ईयर। ऐसे ही व्हाइल कंपेयरिंग नेशनल इनकम और नेशनल ग्रोथ ओवर अ पीरियड वी शुड यूज रियल नेशनल इनकम। मैंने आपको रीजन बताया क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल कंडीशन बता देता है इकोनॉमी की ना।
और वो जो नॉमिनल जो है हमारी नॉमिनल या करंट है वो केवल करंट की सिचुएशन बताता है। अब रेशियो में देखा जाए तो जो नॉमिनल अपॉन रियल नेशनल इनकम होता है ना, अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम डिफ्लेटर। इसको बोलते हैं नेशनल इनकम डिफ्लेटर, ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम, ठीक है, इसका रेशियो नेशनल इनकम डिफ्लेटर। अब देखो वही टॉपिक जो भी हमने आपको बताया था बेस ईयर को और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बेस ईयर पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ये कैसा होना चाहिए? इट शुड नॉट बी नीडर टू नियर टू द करेंट ईयर नॉर टू ओल्ड एज कम्पेयर टू। अब मान लो हम लोग रह रहे हैं 2025 में और हम बेस ले लें 2004-5, तो क्या ये अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो प्राइस है तो इसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही 2025 में बेस ईयर ले लें 2022-23 का, तो हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही अभी करंट में बात भी चल रही है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। फिर आता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, वो है इंटरमीडिएट। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, ये यहां पर हमने समझा रखा है। गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और दीज गुड्स लूज दियर आइडेंटिटी व्हाइल अदर गुड्स इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग गवर्नमेंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। देखो सिंपल समझो, जैसे आपने बनाई कार, ठीक है, इस कार को बनाने में आपने लिया होगा स्टील, तो जो स्टील है ना वो कंज्यूम हो गया जब ये कार बनी, तो जो स्टील की वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं, मतलब ये कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब इसकी जो खत्म इन द सेंस की, क्योंकि कार में बदल गई ना, ये तो अपना वास्तविक स्वरूप खो दिया इसने। अब इस स्टील को ही हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। इस केस में स्टील हमारी क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी, ठीक है। अब जो फाइनल गुड्स होते हैं ना हमारे, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनल गुड्स जो होते हैं ना हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कंज्यूम्ड या कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स होता है ना डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, ऐसे याद रखो, कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है फाइनली किसके द्वारा? हाउस होल्ड्स के द्वारा, ठीक है, और गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे मान लो हाउस होल्ड ब्रेड खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो परचेज कर रही है, ठीक है, फाइनली किसी काम के लिए, मान लो अपने जवानों को राशन देना है तो भी क्या करेगी? गेहूँ और चावल खरीदेगी ना, तो उस केस में क्या हो गया? ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होता है? जैसे मान लो जो फर्म्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कैपिटल गुड्स होता है मशीन हो गई, एग्जांपल समझो, अब किसी मशीन ने क्या किया, किसी कंपनी ने मशीन लगाई, अब उस मशीन से क्लोथ बनेगा, तो क्लोथ आपके लिए क्या है? क्लोथ आपके लिए क्या है? कंज्यूमर गुड्स, है ना। और जो कंपनी के लिए मशीन है ये क्या है? कैपिटल गुड्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? ऐसे ही समझाऊंगा सब कुछ इजीली, साथ में रिवीजन करेंगे, बहुत आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक स्टेटमेंट है, देखो यहाँ स्टेटमेंट, डायरेक्टली स्टेटमेंट आपको मान लो प्रीलिम्स में दे दिया बना के कि द सेम गुड आउट ऑफ द फॉलोइंग द गिवन स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट और आर करेक्ट, तो आपको बताना क्या होगा? जैसे मान लीजिए दिया द सेम गुड कैन बी इंटरमीडिएट फॉर वन एंड फाइनल फॉर अदर, बिल्कुल सही बात है। अब मान लो जैसे मैंने एक प्रिंटर खरीदा फोटोकॉपी के लिए, अपने नोट्स को प्रिंट करने के लिए, तो मेरे लिए क्या हुआ? ये कंज्यूमर गुड्स हुआ। अब यही सेम प्रिंटर को ना एक फोटोकॉपियर ने खरीदा, फोटोकॉपी करके सेल करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये कैपिटल गुड्स हो जाएगी, है ना। ये उसके लिए क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड्स हो जाएगी, क्लियर है। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? ये कंज्यूमर वाली हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो वही वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा अगर प्रीलिम्स में आता है, ठीक है, याद रखना इसको। अब ये बोल रहा है कि फाइनल गुड्स कैन बी कंज्यूमर और कैपिटल बोथ डिपेंडिंग ऑन हु परचेज इट, तो वही बात है, मैं खरीदूंगा तो कंज्यूमर हो गया, और फोटोकॉपियर खरीदेगा तो वो कंज्यूमर नहीं, वो कैपिटल हो जाएगा, है ना। वही चीज बताई हुई है इसमें, देखो कि भाई जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम तो इंटरमीडिएट की वैल्यू लेस कर देते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू की लेस इसलिए कर देते हैं क्योंकि डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, एक बार उसने खरीदा एक बार मैंने उससे खरीदा, तो सिंपली हम उसको लेस कर देते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है समझो, डेप्रिसिएशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन जो होता है ना फिक्स्ड कैपिटल का, ग्रेजुअल लॉस इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ऑफ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। ऐसा समझो, देखो मान लो आज एक मशीन खरीदा कंपनी ने, ठीक है, इस मशीन में ऐसा सोचा गया कि ये लगभग मान लो 4 साल चलेगी, ठीक है, और इसकी कोई कॉस्ट होगी, तो मान लो कुछ भी कॉस्ट है उसकी, तो कंपनी क्या करती है कि 10 साल या 4 साल बाद जब उसको नई मशीन लेनी होगी तो उसको चाहिए होगा पैसा, है ना, उसको चाहिए होगा पैसा, तो क्या करेगी? उस पैसे को अलग से कहीं से हमें लेना ना पड़े, इसलिए हर महीने क्या करेगी कंपनी? अपने प्रॉफिट से कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाएगी। जैसे मान लो मशीन की वैल्यू 100 रुपीज़ थी, तो हर साल 25 और 25 ये प्रोविजन बना के अलग रख देगी। इससे क्या होगा, जब फोर्थ ईयर चल रहा होगा ना, तो मशीन जब खराब हो जाएगी तो यही पैसे जो हमारे 100 रुपीज़ हमारे कलेक्ट हुए, इससे हम रिप्लेस करके न्यू मशीन ले लेंगे, तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
फिर आता है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस कहीं भी सुनाई देना समझ जाना, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और नेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड हो जाता है, वही यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 3 टाइप्स है एक्सपेंडिचर के, ठीक है, ऑन फाइनल गुड्स। अब 3 तरीके जो है ना हमारे एक्सपेंडिचर के, उनको हम समझते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स में देखो, एक तो है पीएफसीई यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हम लोग करते हैं फाइनल कंजम्पशन। आप गए, आपने मार्केट से लिया, मान लीजिए फ्लोर खरीदा, राइस खरीदा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपने फाइनली अपने कंज्यूम करने के लिए लिया है, तो ये होता है, इसी को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या आपने कार ली चलाने के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए। एक होता है जीएफसीई यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका काम क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है फाइनल कंजम्पशन करती है किसी भी चीज को, उस पर जो एक्सपेंडिचर करती है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, मान लीजिए जवानों के लिए राशन खरीदना है, तो वहां पर गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर का काम कर रही होगी, तो कंज्यूमर के लिए खरीदेगी। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये जीएफसीएफ क्या होता है, ये सब टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल ध्यान से। तीनों को, चारों जो टर्म दिए हुए हैं, इनको एकदम दिमाग बसा लेना। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछेगा, पीवाई को उठा करके देखो आप। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, द एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स। जो भी नए कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया जाता है किसी के भी द्वारा, चाहे वो फर्म हो या गवर्नमेंट हो या हाउस होल्ड हो, वो इसमें आएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में। कैसे, क्योंकि मान लो जो फर्म है, तो फर्म मशीन लगा रही है फैक्ट्री में नई, तो वो क्या करेगी, फिक्स कैपिटल का फॉर्मेशन कर रही है ना। ऐसे ही मान लो हाउस होल्ड है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो क्या करेगा, ओवर द पीरियड टाइम उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। आज मान लो 10 लाख रुपए कोई जमीन ली, तो 15 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। ऐसे ही गवर्नमेंट भी है, ठीक है, गवर्नमेंट भी अपने वेलफेयर स्कीम चलाती रहती है, तो उसके लिए, या मान लो गवर्नमेंट ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, गवर्नमेंट ने ब्रिज बना दिया, अब इस ब्रिज से क्या होगा, या रोड बना दी, इसमें टोल मिलेगा, तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसी के लिए इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है, जीडीसीएफ। ये क्या होता है, बेसिकली जब हम ऐड करते हैं, यानी जीएफसीएफ में ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, इसी को हम बेसिकली कैपेक्स ही बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी चेंज है ना अनसोल्ड, इसमें जीएफसीएफ में जब आप ऐड कर दो चेंज इन अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मतलब कि मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हो, आपने इस साल 10 कार्स प्रोड्यूस करी, उसमें से 8 बिक गई, 2 बच गई, तो उस 2 की जो वैल्यू होगी नेक्स्ट ईयर ओपन स्टॉक में, वही आपका क्या कहलाएगा, अनसोल्ड स्टॉक कहलाएगा। तो उसको ऐड करना पड़ता है जीएफसीएफ में। इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल समझो कि अगर ये ज्यादा है, स्टेटमेंट आपको ऐसे दिया जाएगा, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ ज्यादा है, इट इज अ बैड साइड फॉर प्रोग्रेस। इज इट ट्रू, तो स्टेटमेंट हो जाए गलत, क्योंकि क्या है, ये एक गुड साइन है। जितना ज्यादा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उतना ही कंट्री के लिए अच्छा है, ओवरऑल ग्रोथ होती है उससे कंट्री की, राइट। और ये हमने डिस्कस कर लिया है, नॉमिनल और रियल ग्रॉस नेट। अब आते हैं जीएनपी पे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस पे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस टर्म को हम थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, ठीक है। जीएनपी में ग्रॉस नेशनल इनकम बोले या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोले, दोनों सेम टर्म है, ठीक है। इसका मतलब होता है जो टोटल मनी वैल्यू होती है, टोटल मनी वैल्यू जो होती है, जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं रेसिडेंट्स के द्वारा, ये टर्म याद रखना, रेसिडेंट्स के द्वारा एक पीरियड पे बिना एडजस्ट किए डेप्रिसिएशन को, तो उसे बोलते हैं क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि एक रिफर्स टू टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ओवर अ पीरियड विदाउट एडजस्टिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अभी रेसिडेंट्स कोई भी हो सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा रेसिडेंट्स मतलब क्या है, ठीक है, इसको मैं क्लियर समझाऊंगा। देखो रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री के रेसिडेंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब वो लोग जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे उनका ऑर्डिनरी रेसिडेंस है, वो हो गए हमारे इंडिविजुअल रेसिडेंट्स। और एक होता है हमारा रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन भी, यानी कि मान लो इंस्टीट्यूशन मेनली जैसे फर्म्स हो गई, ये होती है रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये रेसिडेंट है उस कंट्री की ऑफ विच दियर ओनर और ओनर्स आर रेसिडेंट्स इंडिविजुअल। जिस कंट्री में रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनर हैं, ये कंपनियां उसी कंट्री की क्या, रेसिडेंट इंस्टीट्यूशंस मानी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक टर्म दिया है, यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, बताया गया है कि कुछ ऐसे टर्म्स है, ये मेंस के लिए बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ जल्दी से, कि इस मेथड में क्या होता है, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती है ना, इसके कुछ रूल्स हैं। क्या, कि अगर एक इंडिविजुअल रिसाइड कर रहा है इन अ फॉरेन कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है, फॉर द पर्पस लाइक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म एटसेट्रा, देन ही और शी इज रेसिडेंट ऑफ हाउस कंट्री, होम कंट्री, जहां वो रहता है वहीं का रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर सेम सिचुएशन में अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए रुक रहा है, ठीक है, किसी भी जगह पे, मतलब मोर देन 1 ईयर हो जाए सेम सिचुएशन में, तब क्या होगा, फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है, देन ही और शी इज रेसिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। जैसे मान लो अडानी साहब है, अब अडानी साहब ने क्या किया, यूएस गए और यूएस में 1 साल से ज्यादा रुक गए, 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए रहे, और यहाँ पर इनकी कोई कंपनियां हैं मान लो, ठीक है, तो
1 साल ज़्यादा होगा तो ये जो रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन है यूएन के अकॉर्डिंग ये यूएस का माना जाएगा, बट अगर 1 साल से कम है तो ये इंडिया का माना जाएगा, है ना। कहाँ का माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? ये होता है रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में। सिंपल भाषा में एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है ना, तो बस इसको बढ़िया से समझिए। आपके लिए ना ये लगभग 5 क्लासेस का निचोड़ है, एक तरीके से समझ लो। एक 1.5 घंटे में 5 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे और ऐसे पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे हम लोग, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब हम वापस से क्या करेंगे, अपने मॉक्स को देना स्टार्ट करोगे। इसके बाद मॉक्स दोगे या अपने करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक पढ़ रहे होगे तो रिलेट कर पाओगे, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा ना। ऐसे जीएनपी में बताया था, ये क्या होता है, कॉमन ऑफिशियल मेजर होता है नेशनल इनकम का डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है, जीएनपी बेसिकली क्या होता है कि एक ऑफिशियल मेजर माना जाता है नेशनल इनकम का बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, तो वो एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया गया, उसको बस ऐसे याद रखना है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी होता है ना, इसका मतलब ये रिफर क्या करता है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल याद रखना, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप ऑफ ओवर अ पीरियड। मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही डोमेस्टिक टेरिटरी में, किसी भी ओनरशिप की हो, कोई भी इसका ओनर हो, उसको हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अपने जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप मतलब उसका ओनर कहीं पे भी हो, अगर हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही तो हमारी जीडीपी का पार्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारी पॉलिटिकल कंट्रोल में जो गवर्नमेंट के है जितनी भी टेरिटरी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। अब जीडीपी वर्सेस जीएनपी, ये स्टेटमेंट याद रखना। ये देखने में हल्का सा लग रहा है बट ये प्रीलिम्स में जब आएगा ना तो ये 2 नंबर को खा जाएगा अगर गलत हो गया तो थोड़ा सा समझना है। पहली चीज, डोमेस्टिक जीडीपी जो डोमेस्टिक है ये हमको क्या बताता है कि वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, जबकि जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें बताता है कि हु प्रोड्यूस्ड दोस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अब क्लासिफिकेशन करें नेशनल इनकम का तो देखो यहाँ पे 2 चीजें याद रखना, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसका रिलेशनशिप समझ लेना बस अच्छे से। ठीक है, इस रिलेशनशिप को समझ लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट मतलब होता है कि जो नेशनल इनकम जो है ना मार्केट प्राइस पे जब हम उससे लेस कर दे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो अगर मैं ये बोलूँ कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, या मैं बोलूँ कि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो दोनों आपस में स्टेटमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, बस यही दोनों रिलेशनशिप है। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दिया जाता है और मार्केट प्राइस में उनको ऐड कर दिया जाता है, बस यही रिलेशनशिप दोनों में है, इतना अच्छे समझ लेना है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस में वही है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दिया, इसका फॉर्मूला होता है। ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, इसको देख लेना थोड़ा सा ध्यान से, है ना। फिर नया है कि एनएनपी क्या होता है, देखो ये सब स्टेटमेंट आए हुए हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एनएनपी मतलब होता है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा मार्केट प्राइस पे है उससे जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दो तो आपको जो निकल के आता है वो क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। द बेस्ट मेजर ऑफ नेशनल इनकम, इसको बहुत अच्छा मेजर माना जाता है नेशनल इनकम का। अगर दिया ना थ्योरेटिकली करेक्ट, अगर ऑप्शन में आएगा तो इससे सही माना जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में जो नेट नेशनल इनकम है, अगर आप क्या कर दो मार्केट प्राइस से उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को नेट लेस कर दो। फिर है जीएनपी माइनस डेप करोगे। अच्छा, एनएनपी कैसे मिलेगा, जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। आपको बताया ना कि डेप लेस करोगे, कुछ में नेट अगर चाहिए तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो। देखो जीएनपी माइनस डेप किया तो हमारा एनएनपी आ गया। ठीक है, आसान भाषा में सिंपल इतना समझो कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, मार्केट प्राइस से जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देते हैं। ठीक है, और एनएनपी खुद कैसे मिलता है, जब जीएनपी से डेप लेस कर देते हैं, बस। इट इज ऑफन सेड एनी नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज बेटर मेजर देन मार्केट प्राइस ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। यानी जो भी नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे आपकी मेजर करी जाती है वो एक अच्छा मेजर होती है आपकी इकोनॉमी का देन मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस पे क्या होता है, हम ट्रांसफर पेमेंट्स को भी ऐड कर देते हैं। ट्रांसफर पेमेंट मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट, जैसे आपकी पेंशन। अब पेंशन पे गवर्नमेंट को कुछ वापस मिलना थोड़ी ना है, तो इसको ऐड करने कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर ऐड किया जा रहा है तो ये मार्केट प्राइस वाली वैल्यू पे हो रही है। अगर ये चीज़ फैक्टर कॉस्ट पे करी जाएगी तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसलिए ये अच्छा मेजर होता है, क्योंकि इससे कुछ आउटकम तो मिलना नहीं ना कंट्री को, ये तो वन साइडेड पेमेंट हो गई। इसीलिए आपको फैक्ट ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आइडियली द ट्रांसफर पेमेंट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट में नॉट बी डायरेक्टली इंपैक्ट प्रोडक्शन, वही मैंने जो आपको बताया है ना। अब आता है कि जो जीडीपी कैलकुलेशन है ना इंडिया में, उसमें जो एनएसओ है जो आता है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इसको मर्ज किया गया था सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के, तभी एनएसओ बना था। ये जो जीडीपी कैलकुलेशन करता है ना, तो ये 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बेसिकली ज़्यादा कंसिडर करता है, या इनको ही उनके बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करता है। ठीक है, पहला तो प्राइमरी सेक्टर है, ये सब बहुत बेसिक आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं जो सीधे सीधे नेचर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लोग ना, उन्हें वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और भी जैसे
फिशरीज़ है, फिशरीज़ हमें नेचर में एज अ फिश मिल रही हैं तो आप उसे पकड़ रहे हो, ठीक है, उनका पालन कर रहे हो। फॉरेस्ट्री है, माइनिंग क्वेरिंग है, ठीक है, सैंड वैंड की, तो ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या था, थोड़ा सा डिम है बट मैं क्लियर कर दूँ, मैं जहाँ पर मुझे वो लगेगा मैं एकदम आपको अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा कि आपको कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर है वो क्या है, वो कन्वर्ट करता है कमोडिटीज़ को इनटू अदर कमोडिटीज़। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे समझो, मान लो आपने कोई वुड जो है उसको कट किया, ठीक है, और उससे क्या किया आपने, वुड कट करके जब कट किया तो जो कट करने वाली की एक्टिविटी है और उसको सेल कर रहा है किसी, मान लो मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, तो जो सेल करने वाली जो एक्टिविटी है ये आएगी प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जब ये मैन्युफैक्चर इस वुड को एक फर्नीचर बना देगा, मान लो एक सोफा बना देगा, ठीक है, सोफा सेट बना देगा, तो ये जो सोफा सेट तैयार हो के आया ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होगा। अब यही अगर सोफा बनाने वाला जो है, मान लो एक बेचारा गरीब आदमी है, अकेले काम करता है, वो मान लो अनरजिस्टर्ड है, अनरिकॉग्नाइज है, ठीक है, तो वो आ जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि इसके पास क्या है, ये 1948 का एक एक्ट था कंपनी का, उसके तहत ये रजिस्टर्ड नहीं है और इसके पास 10 वर्कर से कम है, तो ये अनऑर्गेनाइज हो गया और अनरजिस्टर्ड हो गया। और सेम तरीके से अगर यही सोफा एक जो मैन्युफैक्चर बना रहा है उसकी एक बड़ी सी कंपनी है और वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1948 के तहत, है ना, और उस कंपनी में 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो हमारी ये जो एक्टिविटी है ये हमारी किस में आ जाएगी, रजिस्टर्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये वही सब चीजें जो मैंने ऊपर आपको समझाई वही सब दिया हुआ है। अब आते हैं टर्सरी सेक्टर पे। देखो टर्सरी सेक्टर पे हमारा क्या है, अ सेक्टर विच डज नॉट प्रोड्यूस कमोडिटीज बट प्रोवाइड्स सर्विसेज। जैसे इंटेंजिबल होती ना सर्विसेज, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, हमारा टर्सरी सेक्टर। और ये सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारी कंट्री में लगभग आपको 55 to 60% जीडीपी का केवल यहीं से आता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है मेथड्स, कि हम जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला मेथड है यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड जो हम आगे देखेंगे, और एक है एक्सपेंडिचर मेथड जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, उसका रीजन है फिर मैं बताऊंगा क्यों देखेंगे, ठीक है। देखो वैल्यू एडेड मेथड जो है, जैसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसे नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। ये तीनों में से कुछ भी दे दे भाई, ये सेम आदमी के 3 नाम है, ऐसे याद रखो बस। वैल्यू ऐड करा, ठीक है, या प्रोडक्ट मेथड की बात करी, ठीक है, या नेट की बात करी, ये सब क्या है, सेम है। नेट आउटपुट मेथड की बात करी, सेम है। अब इस मेथड में क्या होता है, जीडीपी इज गिवन एज अ सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जो भी आपने ग्रॉस वैल्यू ऐड करी बाय डिफरेंट सेक्टर। अब भाई ये ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होती है, ये भी आएगा ना दिमाग में कि भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होती है ना। देखो जो भी डिफरेंस है फाइनल वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो, ठीक है। और देखो ये सिंपल सा है कि ऐसे समझो कि आपका, आसान भाषा में समझा देता हूं, ऐसे याद रखना कि आपकी जो भी कंपनी फाइनल गुड्स बना रही है, ठीक है, सर्विसेज बना रही है, उसमें से आप लेस कर दो इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि जो अब से कार बना रहे हो तो कार बनाने में क्या करोगे, स्टील को लेस कर दो, ठीक है। तो जो वैल्यू आपने ग्रॉसली ऐड करी इस स्टील में जो ऐड करी वही आपकी ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गई। तो इस मेथड से जिस तरीके से हमारा जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास है आपका, ये मेथड यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, एकदम क्लियर कर दूंगा, ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा लेकिन मैं एकदम क्लियर समझाऊंगा। देखो कैसे वैल्यू एडेड मेथड इज यूज्ड टू गेट जीडीपी कंट्रीब्यूशन, किसका, प्राइमरी सेक्टर का। कैसे बताता हूं, ऑफ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर्ड। अब जैसे मान लो कि आपने खेती करी, ठीक है, और खेती करने के बाद आपने उस जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसकी पैकेजिंग अच्छे से कर दी, है ना, पैकेजिंग कर दिया और उसको रजिस्टर कर लिया कंपनी को, तो आपका जो जीडीपी काउंट होगा वो कैसे होगा, आपका जीडीपी काउंट होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड से। आपने वैल्यू एड करी, उसकी सफाई कराई, बुनाई कराई, है ना, अच्छे से बोरी में पैक करा, बोरियों में पैक करने के बाद उस कट्टे को जाकर के मंडी में दे करके आए, तो आपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करी वो आपकी काउंट होगी प्राइमरी सेक्टर में। सेकंड मेथड जो हमारा है वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, ये कैलकुलेट करता है जीडीपी को एज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। जो भी फैक्टर इनकम का सम होता है उससे रिलेट करके जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इनकम मेथड में आ जाता है। अब इनकम मेथड यूज क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं ये जरूरी है। तो देखो इनकम मेथड यूज करा जाता है जीडीपी कंट्रीब्यूशन के लिए, इसका अदर सेक्टर का। अदर सेक्टर कौन कौन से होते हैं, जो अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज में होती है चीजें, सर्विसेज, उनको हम, उनकी वैल्यू क्या है जीडीपी में उसको काउंट करने के लिए हम इनकम मेथड का भी यूज करते हैं। अब इनकम मेथड में आता क्या क्या है, तो इनकम मेथड के बेसिकली जीडीपी के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ वेजेस, सैलरीज पेड टू वर्कर्स टू अदर प्लस अदर बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज, जैसे इंश्योरेंस और पीएफ वगैरह है ना, प्रोविडेंट फंड वगैरह उनके लिए होता है। तो अब इनकम मेथड में अगर सोचो ना, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल सोचो, एकदम बेसिक, एकदम डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज सोचो इसको ध्यान से, कि भाई
जो हमारा इनकम है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिल रही है, फर्म से मिल रही है या कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है जहाँ पे भी हमारे मम्मी पापा कोई भी काम कर रहा है ना, तो उनकी जो इनकम है ये क्योंकि रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड भी है, इसलिए तुमको इंश्योरेंस और पीएफ सब मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो सकती है वो इनकी इनकम से पता चल जाएगा। तो इनकी इनकम कोई कैप्चर कर लो, तो इसीलिए सबसे पहला कंपोनेंट जो इनकम मेथड का है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब होता है कि जो सम होता है ना इनकम का, किसका, प्रॉपर्टी से आपको कुछ इनकम हुई, आपका ये ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया, सेविंग से हुई, एंटरप्रेन्योरशिप से हुई, ठीक है, वेजेस में काउंट नहीं करते, वेजेस हमारी ऊपर हो गई, ठीक है। अब जब मान लो प्रॉपर्टी है, तो आप प्रॉपर्टी आपका कोई वर्कर थोड़ी ना, प्रॉपर्टी आपकी कोई चीज है, मतलब आपकी एक फिक्स कैपिटल है, उस वो आपकी ऑपरेटिंग कर रही है, ऑपरेशन में है, तो उससे आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो जो भी इनकम आपकी प्रॉपर्टी से हो रही है, सेविंग से हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप से हो रही है, वो सब हमारी इसमें आती है, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाती है। फिर तीसरा पॉइंट जो इनकम मेथड का वो क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ स्मॉलर सेल्फ एम्प्लॉयड। जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, जिनकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी इनकम भी तो इसी में हमें इंक्लूड करनी है। तो हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, द सम ऑफ ऑल इनकम विथ रिस्पेक्ट विथ दो सेल्फ एम्प्लॉयड हु डोंट मेंटेन अकाउंट्स। जैसे आपके घर के सामने जो सब्जी वाले भैया आते हैं, ठीक है, उनकी भी तो कुछ इनकम है, तो उनकी इनकम को हम क्या करते हैं, हम मिक्स्ड इनकम के तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक टर्म आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम NFIFA भी बोलते हैं, ठीक है, NFIFA बोलते हैं। देखो इतना बढ़िया से सब कुछ समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन आ रहा है ना, तो बस थोड़ा धैर्य बना के रखो। ये लेक्चर खत्म होते ही ना 5 क्लासेस, 4 से 5 क्लासेस आप कंप्लीट कर लोगे, वो भी मस्त मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो बस अपना मोटिवेशन डाउन मत करो, समझो अच्छे से चीज़ों को, क्योंकि तुम खुद से बैठोगे ना, इवन मैं अपना बता रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें क्या होती है, एक टाइम के बाद हम उतना ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को नहीं कर पाते, हमारा मन भटकने लगता है। बट ये तो वही सारी चीज़ें जो तुमने क्लास में पढ़ रखी हैं, ऑल यू नीड इज टू पे अटेंशन ओवर हियर, राइट। अब देखो क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या आता है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, जो भी इंडियन रेसिडेंट जो है फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं, एंड ब्रॉट बैक टू इंडिया, इंडिया में ऊपर पैसा आ भी गया, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टेकन आउट फ्रॉम कंट्री बाय द फॉरेन रेसिडेंट वर्किंग इन इंडिया। अब मान लो कोई इंडियन व्यक्ति है, वो अमेरिका में काम कर रहा है, तो वो वहां से अपना जो फैक्टर इनकम है उसको इंडिया में भेजेगा। जो इंडिया में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए किसी सर्विस सेक्टर में, वो अपना फैक्टर इनकम का कुछ पोर्शन अपनी कंट्री में भेजेगा, ठीक है, एज अ रेमिटेंस मान लो। तो इस केस में जो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी, उसमें से हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो जो डिफरेंस आता है ना, वही हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। अब इसमें और भी कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अगर कोई बोले ना कि जीएनपी ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि अगर डिफरेंशिएट करना है, बेस्ट वे टू डिफरेंशिएट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जीडीपी में जब हम ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है, ये जरूरी है। एज अ स्टेटमेंट आ जाए तो ये गलत नहीं है, सही माना जाएगा, क्योंकि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। अब ये ऐसा क्यों है, ये प्लस इसलिए क्योंकि इंडिया के केस में जो हमारा NFIFA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये माइनस में होता है, निगेटिव होता है, इस वजह से स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू है, ठीक है। अब ये बोला देखो, मेनली ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्रॉफिट आउटफ्लोस डन बाय द नॉन रेसिडेंट कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। MLC हमारी कंट्री में बहुत सारी काम कर रही हैं, अब इतना प्रॉफिट कमाती हैं, आखिर में क्या होता है, ये प्रॉफिट अपनी कंट्री में भेज देती हैं। अब उस कंट्री में से क्या होता है, इस वजह से हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये हमारा निगेटिव में रहता है। और अगर स्टेटमेंट आपको दिया जाए ना कि जीएनपी इन जनरल क्या होता है, जीएनपी इज लेस देन जीडीपी होता है, ठीक है। बट इस केस में यहाँ पे जीएनपी में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तो जीएनपी और जीडीपी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब प्लस करेंगे तब ऐसे नहीं, केवल जीडीपी तो हमेशा ज्यादा होगा जीएनपी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे इंडिया में ना 2015 में कुछ चेंजेस हुए इस कैलकुलेशन मेथड पे। इस कैलकुलेशन मेथड में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो कुछ स्टेप्स थे प्राइमरी सेक्टर को लेकर के, ठीक है, जो हमारी चीज़ें थी वो हमारी किस में ऐड होती थी, वो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पे करते थे। पहला स्टेप में तो ये था कि जो हम प्राइमरी सेक्टर का जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग थी ना, उसे हम क्या करते थे, उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन मार्केट प्राइस पे करते थे, जो हमने ऊपर पढ़ा। और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो था, वो आपको बताया था मैंने अभी, क्या होता, फाइनल माइनस इंटरमीडिएट कर देंगे। सेकंड टर्म में याद रखोगे, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हम किस पे करते थे, फैक्टर कॉस्ट करते थे हम फॉर प्राइमरी रजिस्टर्ड के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जीवीए एट एमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर देते थे, तो हमारा जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाता था, ठीक है। अब इनकम मेथड वाज यूज्ड फॉर अदर सेक्टर्स टू गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जैसे कंपनसेशन। या अदर सेक्टर में देखो, कंपनसेशन टू ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम में ऐड करते थे प्रोविजन ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन को, तो हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकल के आती थी। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट है ना, सभी सेक्टर की, उनको आखिरी में ऐड कर दिया जाता था, और उसको ऐड करने के बाद जो हमारा प्राइस आता था, वही इंडिया का ऑफिशियल जीडीपी हुआ करता था 2015 से 2015 से पहले। बट पोस्ट 2015 क्या हो गया, बाद में क्या हो गया, देखो बाद में कुछ नहीं हुआ, कुछ चेंजेस किए गए, ये इंपॉर्टेंट है।
बेस ईयर चेंज कर दिया गया, 2011-12 कर दिया गया 4-5 से। अब हम क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस करते हैं। पहले क्या करते थे, फैक्टर कॉस्ट पे करते थे, तो अब हमारे लिए मार्केट प्राइस पे हो गया। कैलकुलेशन मेथड चेंज किया गया, बेस ईयर चेंज किया। 2 पॉइंट ऐसे याद रखो बस 2015 की बात, ठीक है। और इसमें तीसरा पॉइंट याद रखना कि अब हम इसमें प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज एंड प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज को भी इंक्लूड करने लग गए। प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज क्या होती हैं, प्रोडक्शन टैक्स को पे किया जाता है और सब्सिडीज को रिसीव किया जाता है। किसके रिलेशन में, प्रोडक्शन के, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्शन टैक्स का वॉल्यूम से कोई लेना देना होता है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन की जो भी है, जैसे लैंड रेवेन्यू आपको एक बार देना है ना, बस आपका प्रोडक्शन कितना भी उससे में क्या लेना देना, आपको लैंड रेवेन्यू तो फिक्स है ना, आपको उतना आपको देना है। स्टैम्प ड्यूटी आपको फिक्स देनी है। तो ये सब तरीके जो चीजें हैं ये हमारी हम जीडीपी में इंक्लूड करने लग गए हैं। और जो प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज होता है ना, ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो जितना प्रोडक्ट का वो करोगे, प्रोडक्शन करोगे, जितनी आपको सब्सिडीज मिलेगी, ठीक है, वो सब चीजें पर यूनिट प्रोडक्ट पे हमारी डिपेंड करती हैं। इस वजह से ये हमारी चीज जो है वो प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज में आ जाएगा। जैसे जीएसटी एक्साइज ड्यूटी है, तो इसको भी जीडीपी में इंक्लूड करने लग गए। इस वजह से इसके मेथड का कुछ इंडिया में क्रिटिसिज्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो ओवर एस्टिमेशन हो गया है तो जीडीपी का। क्यों? क्योंकि जो मार्केट प्राइस है, क्योंकि हमने उसमें प्रोडक्शन टैक्स सब्सिडीज सब ऐड कर दिया है ना, वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगी, है कि नहीं है। जीडीपी यहाँ पे समझो, अगर जो जीडीपी है, अगर मार्केट प्राइस वाली, वो हमेशा ज्यादा किससे होगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से। क्योंकि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, है ना, ये सब इंक्लूड है। क्लियर है नहीं क्लियर? अब ऐसे देखो, मोर रोल ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट इन द न्यू मेथड, वही जो मैंने आपको बताया, इसमें पेंशन वेंशन वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। इंक्लूसिव वही होता है, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्सेस के टैक्स ज़्यादा होते हैं सब्सिडीज से, आपको हमेशा पता है। तो इस वजह से टैक्स इंक्लूड होंगे तो ये और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में दिखेगी हमारी नेशनल इनकम। इन डेवलप्ड कंट्रीज वेयर डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्टली टू टैक्स रेवेन्यू, बट ये उन कंट्रीज के लिए सही है जहाँ पर जो कंट्री का डायरेक्ट टैक्स है, यानी इनकम टैक्स वगैरह है, वो मोस्टली जो है टैक्स रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। बट हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, है ना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट बेसिक प्राइस जो है इज नॉट, उन कंट्री में इन दोनों के बीच बहुत डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू, देयरफॉर जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट बीपी आर वेरी डिफरेंट। क्यों? देखो, आपको पता है कि आप एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बड़े बुजुर्ग तक सब टैक्स पे कर रहे हैं। छोटा बच्चा चिप्स लेने जाता है, बड़े बुजुर्ग कोई हैं घर के, मान लीजिए अपनी मेडिसिन लेने जाते हैं, तो सब पे एक इनडायरेक्ट टैक्स तो लग ही रहा है ना, जीएसटी, है ना। इस वजह से जो ये इंडिया का केस है, इसमें बोला जाता है कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है रादर देन मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर अप्रेजल की बात करते हैं, इसका कुछ अप्रेजल भी है, यानी इसके कुछ फ़ायदे की बात भी करी गई, मतलब सारी नुकसान ही नहीं है, कुछ फ़ायदा भी है इसमें, तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, पहली बात तो अप्रेजल ये है कि इस सिस्टम को रिकमेंड किया जाता है यूएन के द्वारा। जो यूएन का नेशनल इनकम अकाउंट्स का तरीका है, वो उसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। दूसरा, जो प्रोडक्शन टैक्सेस है ना, वो सिमिलर होते हैं कॉस्ट ऑफ द इनपुट के, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड, इसीलिए कैलकुलेट करा जा सकता है। अब डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट बीपी रिफ्लेक्ट्स करता है रोल ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस इन द इकोनॉमी। इससे पता चलता है कि कंट्री में इंडायरेक्ट टैक्सेस की क्या वो है, ठीक है। जो बेसिक प्राइस होता है और जो मार्केट प्राइस होता है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो बताता है कि इंडायरेक्ट टैक्स का क्या रोल है कंट्री में, है ना। अब इसी तरीके से हमने एक मेथड छोड़ा था, याद है आपको, एक्सपेंडिचर मेथड। वो जानबूझ के छोड़ा क्योंकि अभी यहाँ पे रिलेट करेंगे चीज़ों को। 3 तरीके थे ना जीडीपी कैलकुलेट करने के, एक तो वैल्यू एडेड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड जो जीडीपी का, ये बताता है डिमांड साइड जीडीपी की, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्टेट दैट जीडीपी इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट सेक्टर, जैसे जीडीपी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन यानी हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, इन्वेस्टमेंट में जीडीसीएफ आता है, और गवर्नमेंट में क्या आता है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना। और इसके बाद इसमें से नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो वैल्यू आती है उसको हम लेस कर देते हैं। लेकिन इंडिया केस में नेगेटिव, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, है ना। अब यूटिलिटी क्या है इस मेथड की, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में, जैसे एम्प्लॉय के लिए कोई पॉलिसी लेकर आनी है, तो इसमें ये एक्सपेंडिचर मेथड बहुत हेल्पफुल है। कोई फिजिकल पॉलिसी में कुछ लाना है रेवेन्यू से रिलेटेड और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी अगर हमें कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड बनानी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम कंपेरिजन करेंगे, इंटरनेशनल कंपेरिजन करेंगे जीडीपी का, ठीक है, अपनी जीडीपी का कैसे करेंगे। देखो, पहली बात, हमारी जीडीपी जो है वहाँ पे सिंगल करेंसी वाला सिस्टम है ना। अब देखो यहाँ पर सिंगल करेंसी से मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट जो है, नंबर ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है, पहले ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज एक्सचेंज रेट आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट फॉर द विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर याद रखना, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री करेंसी, जो जितनी भी यूनिट डोमेस्टिक करेंसी की चाहिए
क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, टू बाय मतलब यहाँ पर BUY वाला होगा, टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी ऐसा समझो कि एक US डॉलर को खरीदने के लिए कितनी इंडियन रुपीस चाहिए, ये हमारा होता है एक्सचेंज रेट, पहली बात तो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है, पहली बात तो। फिर आ जाओ नेक्स्ट में, हमारा इन इंडिया मार्केट एक्सचेंज रेट क्या होता है। अच्छा, एक्सचेंज रेट तो समझ में आ गया। अब भाई ये क्या है मार्केट एक्सचेंज रेट, तो मार्केट एक्सचेंज रेट क्या होता है समझो, इसमें इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है ना, एक्सचेंज रेट वो डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। जो भी कंट्री में डिमांड सप्लाई हो रही होती है उसके बेसिस पे जो भी मार्केट एक्सचेंज रेट होता है वो डिटरमाइन होता है। ये जैसे चाइना से कंट्री है ना, इनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि इनका ट्रेड में अच्छा योगदान है, तो मार्केट एक्सचेंज रेट इनके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन इंडिया में क्या है, जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है समवेयर अराउंड 14-15%, ये डेटा याद रखना। GDP का लगभग 14 से 15% ही हमारा जो है हम एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है। इस वजह से क्या होता है कि जो मार्केट एक्सचेंज रेट है ना, ये गुड नहीं है किसके, ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है नेशनल GDP का। ठीक है, नॉट इन द केस ऑफ बट इन जापान, चाइना, कोरिया, बिकॉज इनका एक्सपोर्ट अच्छा है। तो बताया ना आपको, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जिनका एक्सपोर्ट अच्छा होगा उनके लिए मार्केट एक्सचेंज रेट ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक्सचेंज में क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। रिलेशन समझो, खाली रटना नहीं, समझना भी है भाई। अगर तुम एक्सचेंज आपका हो रहा है, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, एक्सपोर्ट अच्छे का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री में डिमांड ज्यादा है, आपकी कंट्री की डिमांड ज्यादा चीजों की, और डिमांड होगा तो प्राइस उसका बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए कंट्रीज जैसी आपकी जापान है, चाइना है, कोरिया है, इन सब के लिए ये काफी हायर है। ठीक है, अब परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत अच्छा टर्म है, याद रखिएगा, समझिएगा। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के भी टॉपिक है जो भी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसे क्या, वो क्या होता है, जैसे परचेजिंग मनी, जैसे इंडिया की जो भी पावर की करेंसी की जो पावर पैरिटी है, US की करेंसी मान लो, उसकी वैल्यू है, उसे हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। आसान भाषा समझे तो ये दोनों में ऐसे समझो कि कॉमन कंजम्पशन बास्केट लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक बास्केट लिया, इसमें हमने 4 आर्टिकल रखे इंडिया के, और एक बास्केट लिया, यहाँ पे 4 आर्टिकल रखे US के। ठीक है, यहाँ पे रखे हमने इंडिया के। अब इन दोनों बास्केट को आपस में कंपैरिजन कराते हैं कि कितना पैसा चाहिए इंडिया में इन 4 चीज़ों को लेने के लिए और कितना पैसा चाहिए US में। इन दोनों की जो पैरिटी होती है उसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, अमाउंट ऑफ रुपीज नीडेड टू इन इंडिया टू बाय द सेम कंजम्पशन बास्केट दैट अवेलेबल फॉर $1 इन USA। ठीक है, अब इसमें देखो PP का रेशियो कैसा, एक्सपेंडिचर ऑन CCB इन इंडिया, यानी कॉमन कंजम्पशन बास्केट का अपॉन एक्सपेंडिचर ऑन CCB इन US निकाल देता है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी का रेशियो। ठीक है, अब जो मार्केट एक्सचेंज रेट है ये यूजफुल है, क्यों है ये यूजफुल है, किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। इससे क्या होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना हमारी, उसके लिए काफ़ी सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, ये एक्सचेंज रेट हमारा जरूरत होता है किस पर्पस के लिए, जो अदर देन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गया, दूसरा हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी। हमारी कंट्री में वही सेम प्रोडक्ट से तुम तुलना कर रहे हैं ना, तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरनेशनल के डिफरेंस से अलग हो गया। ठीक है, वही सेम चीजें हम US में देख रहे हैं, फिर इंडिया में देख रहे हैं, फिर उसकी तुलना कर दे रहे हैं, तो ये हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी में आ गया। बट वही जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट में आ गया। समटाइम्स वी कंपेयर पॉवर्टी लाइन जो हमें वर्ल्ड बैंक ने दी है। ठीक है, इंडिया में बोलते हैं कि रुपीज़ में और डॉलर में देखो मार्केट एक्सचेंज रेट जो है ज़्यादा है परचेजिंग पावर पैरिटी से। ठीक है, मान लो 20 रुपीज़ परचेजिंग पावर पैरिटी है, और तो जो मार्केट एक्सचेंज रेट है उसकी वो कितनी है, ₹80 पर डॉलर है। राइट, अब ये इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर वो करंट का डेटा दिया, पुराना डेटा दिया हो मैंने, अभी आगे लिखा हुआ आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा जो है वो बेसिकली यहाँ पे यही बता दे रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, हम 4th पे आ गए, बस इतना याद रखो, 4th लार्जेस्ट है अभी। ठीक है, इस पर तुम 3rd लार्जेस्ट थे ही। अब पर कैपिटा GDP कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, पर कैपिटा GDP का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये GDP फॉर्मूला क्या होता है, टोटल GDP जो आपने काउंट किया सभी मेथड से, 3 मेथड थे ना आपके, उसके बाद जो आपकी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन है, ठीक है, कंट्री की, उसको आप डिवाइड कर दो तो आपका निकल के आता है पर कैपिटा GDP, यानी हर व्यक्ति की आपके कंट्री में कितनी वैल्यू है GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा कुछ करंट का डेटा। करंट में देखो क्या है, PIB से डायरेक्टली लिया हुआ है, बहुत ही रिलायबल सोर्स है, डायरेक्टली स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कुछ पॉइंट्स को। अब इन सारे पॉइंट्स को ही मैंने जो है यहाँ पर मेन पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, नीचे टेबुलर फॉर्मेट में दिया है तो उधर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि जो RBI ने प्रोजेक्ट करी है, जो इन्फ्लेशन है वो 4.6% रहेगा Q1 में, एंड 4.0% रहेगा Q2 में, किसके, फाइनेंशियल ईयर 26 में। ठीक, ये स्टेटमेंट याद रखना। और जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है ना, वो 4.8% था GDP का 2024-25 के लिए, लेकिन 2024-25 में रिवाइज करा गया था इसको। ठीक है, अब इसको ट्रैक करने के लिए जो है, अभी हमने जो अटेन करा है, यानी ऑन ट्रैक टू अटेन बिलो 4.5% इन फाइनेंशियल 25-26। देखो ये ऑन ट्रैक है, मतलब
और पहले बोल रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है एट 4.8% है, ठीक है, ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025, ये रिवाइज करके बताया गया था। और जो हमने अभी एस्टिमेट किया हुआ है वो क्या किया हुआ है कि हमारा 4.5% रहेगा 2025-26 के लिए, तो ऑन ट्रैक है वो। ऐसा एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दी रिपोर्ट ने कि ऑन ट्रैक है, मतलब हम कर लेंगे अचीव, ऐसा उम्मीद है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बोला है कि 11.2 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, 3.1% ऑफ जीडीपी का है, ये ईयर मार्क्ड है, यानी हमने बहुत अच्छा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है। 11.2 लाख करोड़ रुपीस, ये एग्जैक्ट अमाउंट याद रखना, ठीक है। और ये डेटा 3.1% कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी कितना परसेंट है, 3.1%। यही स्टेटमेंट आ जाएगा पहले से। पूरी किताबें हम लोग पढ़ते रहते हैं बैठ करके, और इतना सारा डेटा भी मैगजीन्स वगैरह से लोड करते हैं, बट वो ऐसा सिंपल से स्टेटमेंट देता है, कॉमन सेंस बेस्ड। और वहाँ मैं बहुत एनालिसिस करके बैठा हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आपका अटेम्प्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम सब अपना अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं खराब करेंगे, हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं ना, इस अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इंडियाज merchandise export grew at 1.6% year on year basis while service export recorded 11.6% year on year basis। ये अप्रैल दिसंबर 2024 का डेटा बताया उन्होंने। तो याद रखना कि जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो कम है किससे, सर्विस से। देखो ये 11.6 बहुत ज्यादा इससे है कि नहीं है, तो ये डेटा याद रखना ओवरऑल, ठीक है। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1.2%, ठीक है, मॉडरेटेड इन 2000 क्वार्टर सेकंड में जो है 2025 के, बोला इन्होंने कि 1.2% जीडीपी का, जो कि मॉडरेटेड है, अगेंस्ट 1.3% ऑफ जीडीपी इन क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। जो 2024 का क्वार्टर 2 था ना, उसमें 1.3% था, और इस साल कितना 1.2% है, यानी कि कम हुआ है पहले से, है ना, अच्छी बात है। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना चाहिए। इससे क्या, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर जो है और आपकी इनकम जो है, आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है उससे, तो अभी इनकम ज्यादा है, थोड़ी सी बढ़ी होगी, और एक्सपेंडिचर कम हुए होंगे, इस वजह से हमारा डेफिसिट कम हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट जो है हमारा वो भी डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। ये सब नीचे ट्रेंड हमने दिए हुए हैं, ठीक है। सेंट्रल और गवर्नमेंट का डेप्ट भी देखो कम हुआ है, बता रहे हैं कि गवर्नमेंट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन, जो कि 56.1 था 25-26 में, फ्रॉम 57 था किसमें, 2024-25 में, यानी 24-25 में हमारा 57.1 था और इस साल 56.1 है, तो गवर्नमेंट का डेट भी कम हो रहा है। तो ये सब अच्छी इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट में, एज अ गवर्नमेंट के लिए, एज अ होल कंट्री अगर आप सोचो एक सिटीजन के रूप में भी, तो ये अच्छी बातें हैं सारी ना। फिर एफडीआई इनफ्लो विटनेस करता है, इन्वेस्ट कर रहा है रिवाइवल, मतलब इसका रिवाइवल हो रहा है एफडीआई इनफ्लो का। एफडीआई मतलब समझते हो ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आती है बाहर कंट्रियों से। तो 2024-25 यानी 24-25 में से जो है इंक्रीज हुआ है, यूएस डॉलर 42.1 था बिलियन था, ठीक है, अप्रैल अक्टूबर में। अब यहाँ पे कितना हो गया, 48.6 बिलियन हो गया 24-25 में, ठीक है, सेम उसमें। तो इस पीरियड को भी याद रखना है कि हमारा एफडीआई का भी जो है वो राइज हो रहा है, वापस से बढ़ रहा है। अब जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना कि जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एस्टिमेटेड एट यूएस डॉलर 640.3 बिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024, सफिशियंट है टू कवर कितने दिन का, 90% ऑफ द कंट्रीज एक्सटर्नल डेप्ट। इतने एक्सटर्नल डेप्ट है ना कंट्री के, उसका 90% तो हमारा किससे कवर हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक बहुत अच्छी कंडीशन है किसी कंट्री के लिए, बहुत आइडियल सिचुएशन है कि हम अपने एक्सपोर्ट, अपने डेप्ट का 90% पे करने की कैपेसिटी अभी रखते हैं, इमीडिएटली रखते हैं, राइट। अब वो जो डेटा हमने एक्सप्लेन किया ना, उसके टैबलर फॉर्मेट में आपको आसान तरीके से चीज़ें याद रहें, तो आपको बता दिया है यहाँ पे। देखो रिवाइज मतलब ये होता है कि जो पिछले बजट में रिवाइज एस्टिमेट किया गया था, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से उसको रिवाइज करके दोबारा से चेंज किया उन फैक्ट्स को। तो जैसे फिस्कल डेफिसिट लास्ट में ईयर का 24-25 में 4.8 था, ठीक है, ये रिवाइज था। इस साल बजट में एस्टिमेट किया गया है कि हम कितना रखेंगे, 4.4। आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट पिछले साल का जो रिवाइज्ड है, पिछले फाइनेंशियल का 1.9 था, इस बार 1.5 है, देखो तो ये भी कम हुआ है ना, रेवेन्यू डेफिसिट भी हम कम कर रहे हैं। फिर प्राइमरी डेफिसिट 1.3 था, इस बार 0.8 हो जाएगा, ये भी कम कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो हमारा ग्रॉस था वो 11.9 था 24-25 में, 20.6 पे रेवेन्यू देखो बढ़ रहा है हमारा, है ना, ये अच्छी बात है ये भी। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 1.6% है, तो ये डेटा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट बना के बोल दिया जाएगा कि बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन कंफ्यूजन कर दिया जाएगा, तो याद रखना दोनों सेम है। 24-25 में और 25-26 में जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, ये सेम है, ना बढ़ा है ना घटा है, ये एस्टिमेट किया गया। अभी मान लो रिवाइज आएगा तो मे भी कुछ चेंज हो जाए, बट बजट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों भी इक्वल है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट है जो है वो 57 पॉइंट ऊपर पड़ा था ना, से हमारा 56.1 हो गया है। तो इसी के साथ हमारे जो है मोस्टली चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़ा सा ट्रेंड देखेंगे, ऐसे पहले से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। देखो डेफिसिट्स के ट्रेंड, ये हमारा बेसिकली वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ेंगे अभी हमारी फिस्कल पॉलिसी में, तब और अच्छे समझेंगे, बट अभी हम ओवरऑल समझा देते हैं। देखो जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, फिस्कल डेफिसिट मतलब जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कर रहे हैं उसका डिफरेंस। तो जो फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो 2022-23 में कितना था, ये 6.4% था। फिर 23-24 में कितना हो गया, 5.6% हो गया, है ना। 24-25 में कितना हो गया, 4.8% हो गया। तो 25-26 में कितना बजट एस्टिमेट है, 4.4 है। तो एक चीज नोटिस करो ना, ये हर साल कम होता चला जा रहा है। 6.4 था 22-23 में, आज 25-26 में 4.4 हो गया है, एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट यहीं आसपास आएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट आपसे स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको प्रीलिम्स में कि इन रीसेंट ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम द फिस्कल डेफिसिट हैज बीन कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, ठीक है, सिंस लास्ट
4 ईयर्स या 5 ईयर्स, तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ऐसे रेवेन्यू डेफिसिट भी कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहा है। देखो 4.0% था 22-23 से 1.5% आ गया, फिर 2.6, 2, 1.1.3 सबसे कम हो रहा है, ठीक है। 1.9 और 1.5 हो गया। ऐसे ही हमारा प्राइमरी डेफिसिट भी है, 3 आया, फिर 1.6, फिर 1.3, है ना, 2, पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1.3 आया, फिर 0.8 आ गया, तो फिर प्राइमरी डेफिसिट भी कम हुआ। इन सब में सब कुछ कम ही हुआ है, कुछ बड़ा नहीं। तो ऐसे स्टेटमेंट सिंपल आसान याद रखो। अगर स्टेटमेंट बैलेंस में आ जाए, पहले फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब के पिछले 5 सालों में अगर ट्रेंड पूछा जाए कि कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, तो स्टेटमेंट सही होगा। चाहे वो 4 स्टेटमेंट बना के दे, चाहे 5 स्टेटमेंट दे, सब सही होंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर का जो है एंड होता है। थैंक यू सो मच। एंड तक बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो नीडफुल पर्सन्स के साथ, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके साथ इस तैयारी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम सबको म्यूचुअली एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचना होगा, तभी एक अच्छी टीम बनेगी और एक अच्छा सपोर्ट एक दूसरे को कर पाएंगे, और फाइनली हमारी जो गोल है जिसे हमने सोच रखा है उसे हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।